Before starting the video, this is the disclaimer. So, we are not SEBI registered advisor. This video is only for educational purposes and please take your financial advisor's advice before making any investment decision. वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक फार्मा कंपनी को स्टडी करेंगे और उस कंपनी का नाम है लॉरस लैब्स। कंपनी के बारे में जानने से पहले हमें इंडियन फार्मा बिजनेस को ब्रीफली समझना होगा। सपोज एक अमेरिकन फार्मा कंपनी है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसर्च में लगाती है किसी भी ड्रग को बनाने के लिए, और अगर वो ड्रग सक्सेसफुल होती है तो वो उसका पेटेंट फाइल करती है। तो इस पेटेंट की ड्यूरेशन अराउंड 20 ईयर्स होती है। इस ड्यूरेशन में कंपनी उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए कोई भी प्राइस मार्केट में फिक्स कर सकती है और उस ड्रग को कहते हैं ब्रांडेड ड्रग्स। अब 20 साल बाद पिक्चर में आती है इंडियन फार्मा कंपनीज। अब इंडियन फार्मा कंपनीज क्या करती है कि वो इस ड्रग के पेटेंट के ख़त्म होने का वेट करती है। ख़त्म होने के बाद वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सेल्स स्टार्ट कर देती है और इसको बोलते हैं जेनेरिक ड्रग्स। इसको अब हम और अच्छे से समझते हैं। सपोज कंपनी 10 के मॉलिक्यूल से स्टार्ट करती है क्लिनिकल ट्रायल्स, तो नेक्स्ट फेज तक आते आते अप्रॉक्सीमेटली 100 मॉलिक्यूल्स क्लिनिकल ट्रायल्स को सक्सेसफुली पास कर पाते हैं। और इसका रीज़न ये है कि कंपनी हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करती है। जो मॉलिक्यूल्स वर्क करते हैं वो नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं और जो फेल हो जाते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होने में अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स का टाइम लग जाता है। नेक्स्ट स्टेज में फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के ट्रायल्स आते हैं और इस स्टेज तक अप्रॉक्सीमेटली 10 मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं जो ड्रग बनने की पोटेंशियल रखते हैं। और इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को पूरा होने में अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स का टाइम लग जाता है। इसके बाद कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 ईयर्स का टाइम होता है कि उस ड्रग का वो पेटेंट फाइल करे और उसको कमर्शियलाइज करके मार्केट में सेल करे। अब समझते हैं फार्मा वैल्यू चेन के बारे में। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कमर्शियलाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग। इसमें पहला स्टेप होता है रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना। तो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए इंडियन फार्मा कंपनीज का मेन सोर्स है चाइना। उसके बाद एपीआई प्रोडक्शन होता है। एपीआई इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये कोई भी ड्रग बनने से पहले उसका फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल। एपीआई से जो फॉर्मुलेशन बनता है, जो हम देखते हैं कि टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप्स या ऑइंटमेंट्स, ये सब को एफडीएफ बोलते हैं। एफडीएफ यानी फिक्स्ड डोसेज फॉर्म। फॉर्मुलेशन बनने के बाद इसका पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब बात करते हैं प्रमोटर्स बैकग्राउंड के बारे में। यह है डॉक्टर सत्यनारायण छावा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लॉरस लैब्स। इनको फार्मा इंडस्ट्री में 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। मैं इनके कुछ इंटरव्यूज़ पढ़ रहा था तो उसमें इन्होंने एक अपने बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। अर्ली 1980s में इनका फिजिक्स में मास्टर्स करने का प्लान था। इनकी सिस्टर के एक फ्रेंड ने इनको केमिस्ट्री में मास्टर्स करने का सजेशन दिया। डॉक्टर छावा ने बिना ज़्यादा सोचे केमिस्ट्री ऑप्ट कर ली। बाद में उनको केमिस्ट्री इतनी पसंद आ गई कि उनके फाइनल ईयर्स में उनको 5 पेपर सबमिट करने थे, पर उन्होंने 4 ही सबमिट किए। उसके बावजूद भी उन्होंने क्लास में टॉप किया था। मास्टर्स के बाद उन्होंने 1991 में अपनी पीएचडी कंप्लीट करी। पीएचडी करने के बाद उन्होंने रैम्बैक्सी नाम की एक कंपनी ज्वाइन कर ली और उसमें वो एक रिसर्चर के रोल पे लगे थे। फिर कुछ साल बाद वहाँ काम करने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको अपना नॉलेज बेस बढ़ाना होगा। तो उन्होंने रैम्बैक्सी छोड़ के एक स्टार्टअप ज्वाइन किया जिसका नाम था मैट्रिक्स लैब्स। मैट्रिक्स लैब्स में उन्होंने हर एरिया में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, लाइक सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, रिसर्च एक्सेट्रा। तो वो वहाँ पर सिर्फ 8 साल में वहाँ के सीओओ बन गए। मगर बोर्ड के साथ कुछ डिफरेंसेस होने के कारण उनको मैट्रिक्स लैब्स छोड़ना पड़ा। पर फिर जाके उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसका नाम था लॉरस लैब्स। इनिशियली इनका फोकस कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में था और रॉयल्टीज से पैसा कमाने में था। तो इसलिए लॉरस लैब्स का स्टार्टिंग से फोकस आर&डी में था। इसलिए उन्होंने 300 लोग आर&डी में रखे थे और सिर्फ 10 मैन्युफैक्चरिंग के लिए रखे थे अप्रॉक्सीमेटली। अब लॉरस लैब्स की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं।
लॉरेस लैब्स 2005 में स्टार्ट हुई थी और डॉक्टर छावा अपनी एबिलिटी और नॉलेज में इतना कॉन्फिडेंस रखते थे कि उन्होंने खुद से 60 करोड़ रुपीस कंपनी में इन्वेस्ट करे थे। 2007 में लॉरेस लैब्स ने एप्ट्यूड प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को के साथ 80 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी थी और 2008 तक आते आते लॉरेस लैब्स ने एपीआई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी। तो अब कंपनी का रिसर्च बेस होने के कारण कंपनी को एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी हेल्प मिली और अल्टीमेटली 2016 आते आते लॉरेस लैब्स ने अपना आईपीओ लॉन्च किया और बीएसई और एनएसई पे लिस्ट हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लॉरेस लैब्स का बिजनेस 4 सेगमेंट में डिवाइडेड है। एपीआईज, एफडीएफ यानी कि फिक्स्ड डोसेज फॉर्म, कस्टम सिंथेसिस एंड बायोटेक्नोलॉजी। जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा है एपीआईज का, दैट इज़ 43%, एफडीएफ का 41%, कस्टम सिंथेसिस का 15% और सबसे कम बायोटेक्नोलॉजी का 1%। एपीआईज में लॉरेस लैब्स बनाती है एआरवी के एपीआईज यानी कि एंटी रेट्रोवायरल, जो एचआईवी को कंट्रोल करने में काम आता है। सेकेंड वन इज एपीआईज फॉर ऑन्कोलॉजी, जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। नेक्स्ट इज एपीआईज फॉर हेपेटाइटिस एंड अदर एपीआईज, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला सेगमेंट है एफडीएफ। एफडीएफ में लॉरेस लैब्स एआरवी एंड नॉन एआरवी फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। लॉरेस लैब्स ने 2018 से 2019 में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके एफडीएफ बिजनेस स्टार्ट किया एंड मेनली इस सेगमेंट में एआरवी फॉर्मुलेशन से रेवेन्यू आता है। नेक्स्ट सेगमेंट है कस्टम सिंथेसिस का। इसमें एक टर्म समझना पड़ेगा, क्रैम्स, जिसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनोवेटिव आर&डी कंपनीज है वो अपनी रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग किसी और कंपनी को आउटसोर्स करेगी। तो मेन रीज़न इसका ये होता है कि इससे कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, फाइजर किसी मॉलिक्यूल पर रिसर्च कर रही है और उसके फेज़ 2 तक ट्रायल सक्सेसफुल रहे, तो तब तक उसका काफ़ी खर्चा हो जाता है और उसमें ये रिस्क रहता है कि अगर फेज़ 3 में ट्रायल अनसक्सेसफुल रहा तो उनका बहुत भारी नुकसान होगा। तो वो क्या करेगी कि आगे का काम इंडियन कंपनी को आउटसोर्स कर देगी, फॉर एग्जांपल लॉरेस लैब्स। तो लॉरेस लैब्स उस रिसर्च को कंटिन्यू करेगी और अगर फेज़ 3 के ट्रायल सक्सेसफुल रहे तो मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी। तो इसका मेन रीज़न ये है कि इंडिया में साइंटिस्ट काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस, और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में काफ़ी सस्ते में हो जाती है। तो ये काफ़ी लो रिस्क बिजनेस हुआ फॉर लॉरेस लैब्स बिकॉज उनको साइंटिस्ट पे बिलिंग तो मिल ही रही है और अगर मॉलिक्यूल फेल भी हो गया तो उनमें उनका कोई नुकसान ही नहीं है। फाइनल डिवीजन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। ये काफ़ी नया वेंचर है लॉरेस लैब्स का और रिसेंटली इन्होंने रिचकोर लाइफ साइंसेस नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया है अप्रॉक्सीमेटली 250 करोड़ में, और उसका नाम चेंज करके कर दिया है लॉरेस बायो। तो ये इस सेगमेंट में इनका काफ़ी हाई ग्रोथ पोटेंशियल है और लॉरेस लैब्स इसमें काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसके प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसके बिजनेस सेगमेंट के बारे में और भी डिटेल में अपन समझते हैं। फर्स्ट इज एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इसमें सबसे पहले है एआरवी एपीआई। तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एचआईवी को ट्रीट करने में काम आता है। अब क्या होता है, जनरली ड्रग्स में 10 to 20% कॉस्ट एपीआई की होती है, बट एआरवी ड्रग में 70 to 75% कॉस्ट एपीआई की है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एचआईवी की ज़्यादातर प्रेजेंस लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में होती है, तो वहाँ पे एआरवी ग्लोबल फंड के थ्रू सप्लाई होती है। तो एआरवी एक टेंडर ड्रिवन बिजनेस है। कंपनीज अपना बिड डालती है और जो बेस्ट कंपनीज होती है वो उसको ग्लोबल फंड सेलेक्ट करती है। तो 3 टाइप के ग्लोबल फंड है। फर्स्ट वन इज इटसेल्फ ग्लोबल फंड, सेकंड वन इज पीईपी एफएआर, थर्ड इज साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट फंड, और ये ग्लोबली 50 to 60% रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सप्लाई ऑफ एचआईवी ड्रग्स। अब फॉर्मुलेशन मार्केट एक लो कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स ही है, जैसे कि माइलन जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, हिटीरियो, ऑरबिंडो, किपला जो इंडियन कंपनीज है, और एस्पेन जो कि एक साउथ अफ्रीकन कंपनी है। इन सब का अप्रॉक्सीमेटली 75% मार्केट शेयर है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ एआरवीज। तो लॉरेस लैब्स इन मेजर प्लेयर्स को एपीआई सप्लाई करती है।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 साल पहले लॉरस लैब्स ने ARVs का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया है। मतलब कि अब लॉरस लैब्स भी ARV फॉर्मुलेशन करती है, उसको कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आफ्टर फॉर्मुलेशन ड्रग्स ग्लोबल फंड्स के थ्रू आगे मार्केट में सप्लाई होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, HIV की ट्रीटमेंट के लिए 2 टाइप की लाइन्स है, लाइन 1 एंड लाइन 2। तो लाइन 1 में जो भी APIs लिस्टेड है उससे बनी हुई ड्रग्स जब किसी पेशेंट पे काम नहीं करती है तो उस पेशेंट को लाइन 2 की ड्रग्स पे शिफ्ट किया जाता है। तो लॉरस लैब्स ऑलमोस्ट ये सारे APIs मैन्युफैक्चर करता है। इन टोटल 11 मेजर APIs है फॉर ARV, जिसमें से 4 का 1000+ करोड़ मार्केट साइज है। अब लॉरस लैब्स के बाकी सेगमेंट्स को कंपेयर करें तो इस सेगमेंट का सबसे कम मार्जिन है। अब हम बात करेंगे लॉरस लैब्स की स्ट्रेंथ के बारे में। तो API एक कमोडिटी प्रोडक्ट है। कमोडिटी के केस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसकी सबसे कम होगी वही आगे सर्वाइव कर पाएगा। और लॉरस लैब्स की स्ट्रेंथ है कि वो सबसे कम कॉस्ट में ARV API मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इसके 2 रीजंस है। पहला रीज़न इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन और दूसरा रीज़न इनका प्रोसेस केमिस्ट्री एक्सपर्टीज़। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए ये है कि HIV के ट्रीटमेंट में जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ APIs यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल TLE यानी कि टेनोफोविर प्लस लेमिवुडीन प्लस एफाविरेंस। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2018 तक TLE प्रीफर किया जाता था, लेकिन 2018 में WHO ने बोला कि एफाविरेंस की जगह अब डोल्टेग्रेविर बनाइए। तो मतलब WHO ने TLE को रिप्लेस कर दिया विद TLD बिकॉज इसकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम है। अब इसके बाद मार्केट पूरा शिफ्ट हो गया फ्रॉम TLE टू TLD। तो लॉरस लैब्स E बनाता था यानी कि एफाविरेंस, और वो D नहीं बनाता था यानी कि डोल्टेग्रेविर नहीं बनाता था। तो अब ये लॉरस लैब्स की कैपेबिलिटी को बताता है कि मार्केट शिफ्ट होने के 1-1.5 साल के अंदर ही उसने D का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। तो और उसके ऊपर उन्होंने US FDA का अप्रूवल भी ले लिया। US FDA US की रेगुलेटरी बॉडी है फॉर फूड एंड ड्रग एजेंसी। अगर US में कोई भी दवाई बेचनी है तो US FDA का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। TLE से TLD पे आने से एक इशू भी आया कि वॉल्यूम कम हो गए, क्योंकि क्या हुआ कि TLE की पहले ज़्यादा गोलियां खानी पड़ती थी एज़ कम्पेयर टू TLD, बिकॉज TLD इज़ मोर इफेक्टिव। तो वॉल्यूम ड्रॉप होने से सेल्स वॉल्यूम भी ड्रॉप हो गए। TLD से नॉर्मल लोगों को ये फ़ायदा हुआ कि उनकी ट्रीटमेंट कॉस्ट काफ़ी कम हो गई, क्योंकि कम डोज में ज़्यादा काम हो रहा था। और एक और स्ट्रेंथ लॉरस लैब्स की ये है कि ये जितनी भी कंपनीज टेंडरिंग में पार्टिसिपेट करती है उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% प्लेयर्स को लॉरस लैब्स API सप्लाई करता है। लॉरस लैब्स की एक और स्ट्रेंथ ये है कि ये दोनों फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन के APIs बनाता है, और लॉरस लैब्स का प्रोडक्ट बास्केट काफ़ी वास्ट है। मैंने ये भी बताया था कि TLE से TLD मार्केट शिफ्ट हो गया, लेकिन वो पूरा 100% शिफ्ट नहीं हुआ। TLE में जो भी बचा हुआ मार्केट था उसमें लॉरस लैब्स ने अपना मार्केट शेयर और गेन कर लिया। मतलब कि मार्केट शिफ्ट हुआ तो बहुत सारे प्लेयर्स TLE से बाहर निकल गए और TLD की तरफ चले गए, लेकिन जो छोटा सा मार्केट बचा हुआ था उसमें लॉरस लैब्स ने और भी अपना पेनिट्रेशन बढ़ा दिया और उसमें 60% मार्केट शेयर गेन कर लिया। ये मैं बात कर रहा हूँ एफाविरेंस की। और लास्ट पॉइंट ये है कि लॉरस लैब्स का API प्लस फॉर्मुलेशन कंबाइन करके ग्लोबली 30% मार्केट शेयर है। ये लास्ट स्लाइड का ही कंटिन्यूएशन है, और जैसा मैंने पहले बताया कि लॉरस वॉज क्विक टू फाइल फॉर द अप्रूवल फॉर TLD, और उसको US FDA का अप्रूवल भी मिला है। लॉरस तीसरा प्लेयर बना है जिसको अप्रूवल मिला है, और इसका कॉस्ट लीडरशिप है इस सेगमेंट में। और मैंने पहले ये भी बताया था कि APIs जो है वो कमोडिटी प्रोडक्ट है, जो मिनिमम कॉस्ट रखता है वही लीडर बनता है। तो लॉरस लैब्स की कॉस्ट लीडरशिप है TLD में। TLD मतलब टेनोफोविर प्लस लेमोविडिन प्लस डोल्टेग्रेविर। तो TLD के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसमें भी लॉरस लैब्स का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। तो ये नीचे हम देख सकते हैं कि Q2 FY21 का एक अर्निंग्स कॉल हुआ था, उसमें लॉरस लैब्स के CEO जो है डॉक्टर छावा, उन्होंने ये बात बताई है और मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है।
Laurus has in-house manufacturing capability and third company to get approval for TLD manufacturing. और ये भी बोला था कि they enjoy market share because of their backward integration. अब जैसा मैंने पहले बात करी थी कि API में एक तो ARV API है और सेकंड उनका मेजर सेगमेंट इन API है ऑन्कोलॉजी API. तो ये कैंसर ट्रीटमेंट में काम आता है. और नीचे जो ग्राफ दिख रहा है वो पिछले 5 क्वार्टर में कितना रेवेन्यू इन्होंने अर्न किया है इस सेगमेंट में. तो QI FY21 में रेवेन्यू 52 करोड़ था, फिर 85 करोड़ हुआ, फिर 60 करोड़ हुआ. यहाँ अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, ऑलमोस्ट फ्लैट रेवेन्यू है. और ये सेम कमेंट डॉक्टर चावा ने किया हुआ है इस कॉन कॉल में कि लॉरस लैब्स डज नॉट एक्सपेक्ट कि ये बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ सेगमेंट है और मोर और लेस स्टडी सेगमेंट है. अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लॉरस लैब्स के पास इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट कैपेसिटी है फॉर ऑन्कोलॉजी और इसमें इनका काफ़ी एक्सपांशन भी चल रहा है. इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा. तो ऑन्कोलॉजी में जो इनका मेन प्रोडक्ट है वो है जेमसिटाबाइन. इसमें 2018-19 में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है. तो क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट होता था, लेकिन चाइना में कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज होने के कारण वहाँ की गवर्नमेंट ने केमिकल फैक्ट्रीज बंद करवा दी. तो जिसके चलते रॉ मटेरियल की सप्लाई में काफ़ी दिक्कत आने लगी और उसकी वजह से जेमसिटाबाइन के प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए. लेकिन वंस अगेन ये लॉरस लैब्स की कैपेबिलिटी को बताता है कि इन्होंने 1-1.5 साल में इसका भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया और चाइना से डिपेंडेंस काफ़ी कम कर दी. और ये पॉइंट मैंने इस कॉनकॉल Q2 FY20 में भी हाईलाइट कर दिया है एज सेड बाय डॉक्टर छावा. अब API सेगमेंट में मेजर सेगमेंट है ARV, उसके बाद ऑन्कोलॉजी और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है अदर APIs. तो अदर APIs में मेनली ये डायबिटीज़ और CVS के लिए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. CVS यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. तो ये पिछले 5 क्वार्टर का रेवेन्यू ट्रेंड नीचे दे रखा है. तो रेवेन्यू 135 से थोड़ा ड्रॉप हुआ, लेकिन एक अच्छा जंप आया Q4 FY21 में. फिर ये एकदम से काफ़ी ड्रॉप होके 76 पे आ गया. तो हम आगे वाली स्लाइड में समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ. एज मेंशन इन द सेकंड लास्ट पॉइंट कि कुछ जो ऑर्डर्स आने थे कस्टमर से वो नेक्स्ट क्वार्टर में शिफ्ट हो गए. ऑर्डर्स कैंसिल नहीं हुए लेकिन उनका डेफरमेंट हुआ है. सो नेक्स्ट क्वार्टर में होपफुली सेल्स में अच्छा जंप देखने को मिल सकता है. अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लॉरस लैब्स के पास CVS, एंटी डायबिटिक, ये सब टाइप की APIs है. तो मैनेजमेंट का ये एक्सपेक्टेशन है कि अदर APIs विल बी द की ग्रोथ ड्राइवर बिकॉज ऑफ इट्स robust order book and large capacity addition by FY23. तो मैनेजमेंट का इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फोकस है ऑन अदर APIs. तो FY23 तक मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगा. अब जो नए कैपेक्स, नए जो प्लांट्स और नई जो कैपेसिटीज़ लग रही है उसमें मैनेजमेंट का फोकस है ऑन इन API सेगमेंट में फोकस है ऑन नॉन ARV सेगमेंट. तो ऐसा क्यों? ARV का जो मार्केट है वो स्लो ग्रोइंग मार्केट है. उसमें लॉरस लैब्स का मार्केट शेयर ऑलरेडी हाई है, अराउंड 30% इन ARV इंक्लूडिंग बोथ API एंड फॉर्मुलेशन. सो जब मार्केट शेयर ऑलरेडी हाई हो तो वहाँ से फास्ट पेस में ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अब ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर Q1 FY22 लॉरस लैब्स ने 5 DMF फाइल किए. तो DMF यानी कि ड्रग मास्टर फाइल. तो ये क्या होता है कि USA में जब भी API सप्लाई करनी होती है तो सबसे पहले US FDA का अप्रूवल लेना पड़ता है. तो वो अप्रूवल लेने के लिए किसी भी कंपनी को DMF फाइल करना पड़ता है. तो उस DMF पे अगर US FDA का अप्रूवल आएगा तो ही कोई कंपनी सच एज लॉरस लैब्स USA में API सप्लाई कर पाएगी. तो लॉरस लैब्स ने पिछले क्वार्टर नॉन ARV कैटेगरी में 5 DMF फाइल किए हैं, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ DMF फाइल टू 66. अब अपार्ट फ्रॉम CVS और एंटी डायबिटिक और भी कॉम्प्लेक्स APIs पे लॉरस लैब्स काम कर रहा है. लास्ट अर्निंग कॉल में किसी ने पूछा था कि CVS और एंटी डायबिटिक के अलावा और कौन सी APIs पे आप लोग काम कर रहे हो. तो लॉरस लैब्स ने उसको डिस्क्लोज करने से मना कर दिया और कहा कि जब आगे थोड़ी प्रोग्रेस होगी तब हम इसके बारे में बताएंगे और थोड़ी और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्मुलेशंस के बारे में. तो फॉर्मुलेशन बिजनेस एक हाई मार्जिन बिजनेस है एज़ कम्पेयर टू ARV APIs.
एंड 2019 के बाद रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट ग्रोथ आया है इन एफडीएफ फॉर्मेशन। उससे पहले लॉरस कैपेसिटी सेटअप कर रहा था और 2019 के बाद फॉर्मुलेशन से रेवेन्यू आना शुरू हुआ। उसके बाद ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बन गया लॉरस के रेवेन्यू का, और इसमें भी इन नॉन एआरवी सेक्शन लॉरस लैब्स काफ़ी सिग्निफिकेंट कैपेक्स कर रहा है। अब मेजरली फॉर्मुलेशन में जो पोर्शन है वो एआरवी का है। इसमें भी ये फॉर्मुलेशन LMIC कंट्रीज़ के लिए बनाते हैं, बट नाउ देयर फोकस इज टर्निंग टूवर्ड्स रेगुलेटेड मार्केट्स लाइक USA एंड यूरोप। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स में ये ARV, एंटी डायबिटिक, CVS, CNS और ये सब बनाता है। अब हम बात करेंगे ANDA के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो हमने API के केस में देखा था कि API को अगर USA में बेचना है तो US FDA का अप्रूवल चाहिए, जिसके लिए कंपनी को DMF फाइल करना पड़ता है, यानी कि ड्रग मास्टर फाइल। तो वैसे ही फॉर्मुलेशन के केस में US FDA के अप्रूवल के लिए कंपनी को ANDA फाइल करना पड़ता है। सपोज एक इंडियन कंपनी है, उसका एक जेनेरिक फॉर्मुलेशन है जो कि वो USA में बेचना चाहती है, तो उसके लिए US FDA का अप्रूवल ज़रूरी है और उसके लिए उसको ANDA फाइल करना पड़ेगा। तो अभी तक लॉरस लैब्स ने 27 ANDAs फाइल किए हैं, जिसमें से 9 अप्रूव हो चुके हैं और 8 का टेंटेटिव अप्रूवल है। लॉरस लैब्स करंट कैपेसिटी में 6 बिलियन यूनिट पर ईयर FDF मैन्युफैक्चर कर सकता है, और इनका ये 6 बिलियन को 10 बिलियन में करने का प्लान है विथ ऑलमोस्ट 70 to 80% इंक्रीमेंट, और अभी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% पे चल रहा है। लॉरस लैब्स की अभी FDF में ये स्ट्रेटेजी है कि जो टेंडर बिजनेस होता है उसमें ये रेगुलर बिड करेंगे, और ARV पे कंटिन्यूस फोकस होने के साथ साथ दूसरी थेरेपी में भी लॉरस लैब्स का फोकस है। एंड एक्स्ट्रा कैपेसिटी दैट इज सेटअप बाय लॉरस लैब्स इज मेनली फॉर नॉन ARV कैटेगरी। अब हम बात करेंगे कि लॉरस के पास फॉर्मुलेशन बिजनेस में क्या एडवांटेजेस है। तो लॉरस एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है और वो स्टार्टिंग से ही API बनाती आ रही है। तो API इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इसके पास लो कॉस्ट एडवांटेज है इन केस ऑफ फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट इज कस्टम सिंथेसिस। इसमें हम क्रैम्स के बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया था कि क्रैम्स इज कस्टम रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर इनोवेटिव कंपनीज। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिजनेस सेगमेंट ऑफ लॉरस लैब्स बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट मार्जिन बिजनेस, और रेवेन्यू ट्रेंड भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। एंड एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस सेगमेंट में रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सेगमेंट में जो रेवेन्यू आता है वो मेजरली Q4 से आता है। मैनेजमेंट ने एक अर्निंग कॉल में बताया था कि ये एक लंपी रेवेन्यू है। हिस्टोरिकली क्रैम्स में Q4 में ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर 3 क्वार्टर्स, जिसकी वजह से Q4 काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन इस साल के Q1 ने पिछले साल के Q4 से काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है, और इसका मतलब ये है कि दिस सेगमेंट ऑफ द बिजनेस इज ऑन द अप ट्रेंड, और ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि क्रैम्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट इज़ जो ग्लोबल इनोवेटिव कंपनीज हैं उनकी R&D कॉस्ट बढ़ती जा रही है, और जेनेरिक ड्रग से भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एंड ऑल्सो ड्रग जब ऑफ पेटेंट होता है तो प्राइस इरोजन भी बहुत जल्दी होता है, तो R&D इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी काफ़ी कम होता जा रहा है। अब नेक्स्ट मेजर पॉइंट ये है कि इनोवेटर कंपनीज अगर किसी मॉलिक्यूल पे ट्रायल कर रही है और वो मॉलिक्यूल थर्ड स्टेज पे पहुंच गया है और वहाँ से वो सक्सेसफुल हुआ, तो उसका कमर्शियलाइजेशन होता है। तो जब मॉलिक्यूल थर्ड फेज में होता है तो कंपनी उसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपेसिटी सेटअप करना शुरू कर देती है, इस एक्सपेक्टेशन में कि अगर मॉलिक्यूल सक्सेसफुल हुआ तो उसका इमीडिएटली लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके उसको मार्केट में लॉन्च किया जा सके। लेकिन अगर फेज 3 में मॉलिक्यूल सक्सेसफुल नहीं होता है तो जो कैपेसिटी सेटअप करी है वो भी बेकार हो जाती है। तो इस नुकसान से बचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी जाती है टू इंडियन कंपनीज। तो इसका रीज़न ये है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी सस्ते में हो जाती है, और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ रिसर्च का थोड़ा सा पार्ट भी इंडियन कंपनीज लाइक लॉरस लैब्स को आउटसोर्स कर दिया जाता है, क्योंकि इंडिया में जो साइंटिस्ट है वो काफ़ी लो कॉस्ट में मिल जाता है। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि रिस्क शेयर हो जाती है। मॉलिक्यूल के फेल होने की वजह से किसी भी एक कंपनी में पूरा नुकसान नहीं आएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए क्रैम्स का यूज़ होता है। अगर सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई किया तो रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि क्रैम्स इंडस्ट्री में क्या टेलविंड्स चल रहे हैं आज की डेट में,
जैसा मैंने पहले बताया कि इंडिया में लो कॉस्ट एडवांटेज है, तो साइंटिस्ट की कॉस्ट इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली यूएसए से 60% कम है। एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये इंडस्ट्री नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% CAGR से ग्रो करने वाली है, तो लॉरेस लैब्स इसका काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है। थर्ड पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि डेवलप कंट्रीज़ में R&D की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे कंपनीज चीपर ऑप्शंस की तरफ देखना चाह रही है। तो मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या होता है कि जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और सपोज़ किसी स्टार्टअप ने कोई नया या इनोवेटिव मॉलिक्यूल बनाया, तो उनके पास वो कैपेसिटी नहीं होती कि उसको वो लार्ज स्केल पे डेवलप कर सके। तो वो क्या करेगी कि मैन्युफैक्चरिंग वो आउटसोर्स कर देगी टू कंपनीज लाइक लॉरेस लैब्स, जिनके पास ऑलरेडी मॉलिक्यूल को लार्ज स्केल में बनाने की कैपेसिटी और एक्सपर्टीज़ है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चाइना में आईपी प्रोटेक्शन एक्ट स्ट्रांग नहीं है, आईपी थेफ्ट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फार्मा इंडस्ट्री में सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सपोज अगर कोई कंपनी किसी मॉलिक्यूल पर रिसर्च कर रही है बहुत पैसा खर्च करके, और वो चोरी होकर कोई दूसरी कंपनी उसको बनाना शुरू कर देती है, तो इस फर्स्ट कंपनी का बहुत हैवी लॉस हो सकता है। तो कंपनीज इंडिया की तरफ देख रही है क्योंकि इंडिया में आईपी प्रोटेक्शन थोड़ा स्ट्रांग है। लास्ट पॉइंट ये है कि कोविड की वजह से चाइना से सप्लाई का काफ़ी डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो कंपनीज अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए इंडिया की तरफ देख रही है। लॉरेंस लैब्स के पास क्रैम्स में ऑलमोस्ट अभी 50 प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ प्रोजेक्ट फेज़ 1 में है, कुछ फेज़ 2 में, कुछ फेज़ 3 में, लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमर्शियलाइजेशन स्टेज के बाद आता है, क्योंकि उसके बाद ड्रग्स मार्केट में बिकना शुरू होता है। और करेंटली अभी 4 प्रोजेक्ट आउट ऑफ 50 कमर्शियलाइजेशन स्टेज पे है। थर्ड पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फोर्थ पॉइंट ये है कि इनके क्लाइंट में 4 बिग फार्मा कंपनीज आती है। अनदर पॉइंट इज इस पे अभी काफ़ी कैपेसिटी एक्सपांशन चल रहा है, और क्रैम्स पे डेडिकेटेड एक R&D सेंटर भी सेटअप हो रहा है वाइजैक में। 6 पॉइंट भी मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे कि कोई इनोवेटिव कंपनी हो गई, फॉर एग्जांपल फाइजर, अब वो क्या करेगी, क्रैम्स के लिए वो 2 सप्लायर चूज़ करती है। इससे उनका सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, रिस्क भी कम हो जाता है, और कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाता है। तो क्रैम्स बिजनेस काफ़ी स्टिकी बिजनेस है, क्योंकि कस्टमर एक बार आता है तो वो छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि एक बार कस्टमर ने नॉलेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दिया और फिर उसको नया सप्लायर ढूंढना है, तो उसको फिर से टेक्नोलॉजी और नॉलेज ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लास्ट पॉइंट इज़ हॉकी स्टिक लाइक ग्रोथ पॉसिबल है इसमें, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये काफ़ी लंपी बिजनेस है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 तक थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन कमर्शियलाइजेशन के बाद रेवेन्यू काफ़ी हाई रेट से बढ़ता है। अब हम बात करेंगे लॉरेस बायो के बारे में। तो ये भी काफ़ी नया और इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, और क्रैम्स की तरह ही हाई ग्रोथ पोटेंशियल सेगमेंट है। तो लॉरेस लैब्स ने रिसेंटली रिचकोर नाम की एक कंपनी को 250 करोड़ में एक्वायर किया था विथ 73% स्टेक। तो एक्विजिशन के टाइम रिचकोर का 6 महीने का सेल्स था अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ रुपीज़ विथ 39% एबिटा मार्जिन। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स सेल्स पे इसको एक्वायर किया है। तो इन माई ओपिनियन इट इज़ अ वेरी गुड डील, बिकॉज बायोटेक के सेक्टर में इफ़ यू सी इन US और UK, कंपनीज आर गेटिंग सोल्ड फॉर अराउंड 40 to 50 टाइम्स ऑफ सेल्स। तो ये काफ़ी इमर्जिंग सेक्टर है, और लॉरेस लैब्स ने काफ़ी अच्छी डील साइन करी है। अब इसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, एंजाइम्स और बायो CDMOs बनाती है। जैसे क्रैम्स के बारे में बताया था, वैसे ही CDMOs बायोलॉजिक्स के लिए यूज़ होती है। अब इसमें भी इनका स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी एक्सपांशन चल रहा है। जब इन्होंने रिचकोर को एक्वायर किया था तब 10,750 लीटर की कैपेसिटी थी। तो एक्विजिशन के 1-1.5 साल में ही इन्होंने उस कैपेसिटी को एक्सपांड करके 1,80,000 तक कर दिया है, और ये कैपेसिटी नेक्स्ट क्वार्टर से सेल्स में आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। अब इनका नेक्स्ट प्लान है कि इस कैपेसिटी को और एक्सपांड करना है और उसको 1 मिलियन लीटर तक ले जाना है। अब पिछले क्वार्टर की सेल्स 14 करोड़ थी, और जो ये सेल्स आई वो पूरी तरीके से 1,80,000 लीटर की कैपेसिटी से नहीं आई है, बिकॉज अभी भी पूरी तरीके से ये डेवलप नहीं हुआ है।
लॉरेस का 4 फर्मेंटेशन प्लांट लगाने का प्लान था, मगर अभी तक सिर्फ 2 ही लगे और बाकी के 2 नेक्स्ट क्वार्टर से पहले तक सेटअप हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्लान। तो पूरी 1,80,000 लीटर की कैपेसिटी से सेल्स आएंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे की इनेबलर्स के बारे में, या फिर अभी क्या टेलमेंट्स है बायोटेक इंडस्ट्री में उसके बारे में। तो ग्लोबली जितने भी नए ड्रग्स बन रहे हैं, एनसी यानी कि न्यू केमिकल एंटिटी, वो जितनी भी नई बन रही है उसमें से 40% बायोलॉजिक्स की बन रही है और रिमेनिंग केमिकल से बन रही है। तो केमिकल से जो ड्रग्स बनती है वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर है। तो अभी दुनिया का फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा है और कोविड के बाद तो इस पे फोकस और भी बढ़ गया है। तो इस सेगमेंट में अभी काफ़ी R&D चल रहा है और एक बहुत बड़ा टेलमेंट आने वाला है and it can be a structural growth story for next many decades. For example, lab-based meat. This is expected to revolutionize the food industry. Lab-based meat में एनिमल का टिश्यू लिया जाता है और उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में फर्मेंट किया जाता है और वो टिश्यू ग्रो होने के बाद मीट की तरह टेस्ट करता है। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि एनिमल को भी मारना नहीं पड़ता और एनवायरनमेंट का भी नुकसान नहीं होता। तो इसकी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है इन डेवलप्ड कंट्रीज़। नेक्स्ट है कि लॉरेस लैब्स नई कैपेसिटी लगा रहे हैं और उसमें ऑलरेडी इन्होंने 2 कस्टमर को कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं और कैपेसिटी लगते ही इनके सेल्स स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल्सो बायो CDMO इज़ अ हाई ग्रोथ मार्जिन बिजनेस देन CRAMS। सो दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो ऑन लॉरेस लैब्स बिजनेस। इसमें हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में समझा, प्रमोटर्स बैकग्राउंड देखा और डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में बात करी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, कैपेक्स प्लान्स देखेंगे एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू मॉडल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 3 years. So we'll upload the next video in few days. Please watch that video as well. Thank you.